क्योंकि पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, तुम मुझसे चावल ले लो, मैं तुम्हें शुगर दे देता हूँ। बट उसमें क्या होता था, हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, उसके क्या अधिकार होते हैं, एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ बायर? जो उसने मुझे प्रॉमिस की है, वैल्यू ऑफ द हाउस दैट शी हैज टू गिव इट टू मी विद इन अ सर्टेन टाइम। रेमेडी हो सकती है, वन इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था अब तुम वो फुलफिल करो। हाँ जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज क्लैट कक्षा की फर्स्ट क्लास में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई कंसर्न अराइज होता है, यू जस्ट हैव टू सिंपली रेज योर हैंड एंड देन आई विल टेक योर डाउट्स, ठीक है? क्योंकि इसीलिए इस क्लैट कक्षा बैच को स्पेसिफिकली ऐसे डिजाइन किया गया है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बच्चों की कम है कंपेरेटिवली, अप टू 50 स्टूडेंट्स ओनली आर गोइंग टू बी देयर इन द क्लास, so that I also get to know how many of the students are attending the class, कितने बच्चों की क्या कंसर्न्स हैं, कितने बच्चों की कंसर्न्स रिजॉल्व हुई हैं। सो दैट वे इट इज गोइंग टू बी अ टू वे इंटरेक्टिव क्लास। सो ड्यूरेशन ड्यूरिंग द क्लास अगर कोई भी डाउट आपको अराइज होता है, सिंपली रेज योर हैंड एंड देन वी कैन कनेक्ट ओवर द वीडियो कॉल एंड रिजॉल्व योर डाउट्स। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, तुम मुझसे चावल ले लो, मैं तुम्हें शुगर दे देता हूँ। बट उसमें क्या होता था, हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब तक हम दोनों पार्टीज के कुछ राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कुछ फायदा ही नहीं होगा। सो व्हाट लेड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ? टू क्रिएट म्यूचुअली बाइंडिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज। सपोज मैंने आपको प्रॉमिस किया है आपसे कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो, बदले में मैं आपको मेरा घर ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? सो सपोज ए हैज promised B that he is going to deliver his house to B within 1 month. All right. एंड इन रिटर्न बी ने ए को कहा है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपीज दूंगा फॉर दिस, ठीक है? अब यहां पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से फायदा क्या हुआ? अब कल को मान लो ए ने तो बी को घर की पोजेशन दे दी, वो तो बी के घर में रहने लग गया, बट बी ने इसको पूरे पैसे दिए नहीं। तो ए के पास फिर रेमेडी क्या है? ए के पास क्या उपाय है? क्या वो एक बी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है? और अगर वो एक्शन लेना चाहता है तो वो किस आधार पर, किस बेसिस पर बी के अगेंस्ट एक्शन लेगा? सॉरी, बी ए के अगेंस्ट एक्शन लेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच देयर इज गोइंग टू बी सब्सिस्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ए जो है बी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है या बी ए के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। सो व्हाई डू वी नीड कॉन्ट्रैक्ट्स? It creates mutually binding rights and obligations between the parties. So we were talking about why do we need or why creation of contract is necessary, क्योंकि इससे दोनों पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गए। सपोज इन दिस वेरी सिनेरियो ही इज द सेलर एंड ही इज द बायर। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है एक सेलर के क्या राइट्स हो सकते हैं? व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ सेलर? Yes, anyone. You can simply raise your hand or you can also tell in the comment section. What are the rights of a seller? जब कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, उसके क्या अधिकार होते हैं? एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ बायर? जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके क्या अधिकार हैं? बताइए। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस। गौतम कह रहे हैं टू डिसाइड द प्राइस। हाँ जी, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? ये तो बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कल को मान लो आप कहीं अपना घर बेचना चाहते हो, तो आपके कुछ अधिकार होंगे ना। क्या क्या अधिकार होने चाहिए आपके पास? टू सेल द प्रोडक्ट एट डेजिग्नेटेड प्राइस। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया ये तो। चलो, लेट मी गिव देम योर नेम ओनली। वन ऑफ देम, दिस इज अनन्या, एंड नेक्स्ट नेम आई एम रीडिंग इज गौरी। ठीक है, अनन्या और गौरी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अनन्या सेलर है, गौरी बायर है। तो क्या राइट्स हैं अनन्या के, क्या राइट्स हैं गौरी के? बताइए। राइट टू सेल एनीवन। हाँ, मुरलीधर ने बिल्कुल सही बताया। वो डिसाइड करेगी, अनन्या विल डिसाइड मुझे मेरा घर किसको सेल करना है। ऑल्सो अनन्या का क्या अधिकार है? अनन्या विल डिसाइड कि जब मैंने अपने घर की पोजेशन दे दी है गौरी को, तो गौरी को ने जो मुझे प्रॉमिस किया था, तो वो पेमेंट भी उसे करनी पड़ेगी। यानी कि जो उसने मुझे प्रॉमिस की है, वैल्यू ऑफ द हाउस दैट शी हैज टू गिव इट टू मी विद इन अ सर्टेन टाइम। अब गौरी का क्या अधिकार है पैरेलल में? हाँ जी, अनन्या के राइट्स की हमने बात कर ली, गौरी के भी राइट्स की बात करते हैं। बताइए, गौरी के क्या क्या राइट्स होने चाहिए?
Buyer will decide that the contract is within the law. ओके, गोरी अपने राइट्स खुद बता रही है, वेरी वेल डन। हाँ जी, हमजा हैज रेज्ड हैंड, यस। हाँ जी, हाय हमजा। मैम सेलर के पास ये राइट होगा कि उसके पास, सॉरी सेलर नहीं, जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी उसके बायर, पास ये बायर। राइट होगा, बायर के पास ये राइट होगा कि वो बार्गेन कर सके। हाँ, बिल्कुल सही। इसके अलावा और कोई राइट आप बता सकते हैं बायर मैम के पास? बार्गेनिंग, बार्गेनिंग और ये भी राइट है उसके पास कि उसको प्रॉपर्टी बाई करनी है या नहीं। हाँ, ये ठीक है। ओके, वेरी वेल डन। अब मैं भी एक पॉइंट बताती हूँ, ठीक है? सो लेट्स रिज्यूम बैक टू द क्लास। वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट दैट इज अवेलेबल टू द बायर इज कि जब भी आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं या आप कोई किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो द बायर सेलर हैज टू मेक श्योर कि उस प्रॉपर्टी पे कोई भी एनकम्बरेंस नहीं होनी चाहिए, उससे अटैच्ड कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब सपोज अनन्या जो ये घर सेल कर रही है गौरी को, अगर अनन्या ने अपने घर पे ऑलरेडी लोन ले रखा था और वो लोन उसकी अमाउंट उसने अभी तक पूरी पे नहीं की, तो अभी अनन्या के घर पर लाइबिलिटी अटैच्ड है और ये चीज उसने गौरी को नहीं बताई। तो गौरी का अधिकार है, गौरी का राइट है ये जानने का कि क्या अनन्या की प्रॉपर्टी पे कोई लाइबिलिटी अटैच्ड है या नहीं। तो ये सारी राइट्स और ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं विद द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब सपोज इन दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट आपस में बनाया ही नहीं, अनन्या और गौरी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, सिर्फ वर्बली एक्सचेंज कर ली प्रॉपर्टीज, वर्बली एक्सचेंज कर ली। अब कल को इन दोनों के बीच में मान लो लड़ाई हो गई, डिसएग्रीमेंट्स हो गए, ए ने अनन्या ने गौरी के अगेंस्ट एक्शन ले लिया, अब गौरी कहेगी भाई हमने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं था, कहीं लिखित में है क्या तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट? इसलिए हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी है, ताकि आपको कल को अगर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर अनन्या अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही या गौरी अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रही, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप कैसे एक्शन ले सकते हो अगेंस्ट दी अदर पार्टी? आप लोग कुछ रेमेडीज बता सकते हो? सपोज दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब मेरे पास क्या रेमेडी है, मेरे पास क्या उपाय है जो मैं कोर्ट में जाके मांग सकती हूँ? बताइए। ओके, लेट्स सी वन ऑफ द स्टूडेंट्स। हमजा ही आंसर कर रहे हैं, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? आप में से कोई नहीं आंसर करना चाह रहा? पंशुल हैज आल्सो रेज्ड हैंड। हाँ जी, हाँ जी पंशुल। like make an application or something and draft an application and send that particular person To the person or to the court? to the court, or first for the warning we can send it to the person itself. बट आई एम आस्किंग व्हाट विल बी द रेमेडी? आप एप्लीकेशन में लिख के उससे क्या मांगेंगे, रेमेडी क्या क्लेम करेंगे? Yeah, so that we can send to the court itself, right? Filing an application is right, but what will you write in the application? Why are you filing the application? There's Because a breach of court will because say, the other yeah, because the other partner has done the violation of the terms of the contract or something. okay, the court will say the other party is violating the contract. Now the court is going to ask you what relief do you want? So what will you say? So first we'll say that person to again follow the follow the terms, and then we may ask. What you are telling is absolutely right, absolutely correct, but how do we say it in law? We call it specific performance of contract, कि आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे, कोर्ट में उस व्यक्ति को कहेंगे कि इसे बोलो कि अपनी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। तो रेमेडीज क्या क्या हो सकती है आपके पास? रेमेडीज कैन बी, एक तो जैसे अभी बताया, आई फॉरगॉट दैट पर्सन्स नेम, पी, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया उनका कॉल ना बीच में। ही सेड इट एब्सोल्युटली राइट। रेमेडी हो सकती है, वन इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था अब तुम वो फुलफिल करो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हाँ जी, इसके अलावा और क्या रेमेडी हो सकती है? एनीवन? वर्बल रेमिशन हो सकता है, कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिल सकता है। आयुषी वाज रेजिंग हर हैंड। Promissory estoppel, अरे वाह। मनप्रीत, would you like to connect? हाँ जी, would you like to connect on the call and please explain what is promissory estoppel? We can ask for compensation, बिल्कुल सही है, श्रिया ने भी सही बताया, हम compensation या damages मांग सकते हैं, ठीक है, कि इसकी वजह से, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, इसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हो गया,
ठीक है, कि मैंने अनन्या ने गौरी को घर दिया था और उसने उसको पैसे नहीं दिए, इन द मीन टाइम ए को जो रेंट आता था उसको रेंट भी नहीं मिला, तो उसका तो बहुत नुकसान हो गया, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। एक बच्चे ने कहा था इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन कैसे काम करता है? सपोज इसी केस में अगर हम बात करें, अनन्या ने गौरी को घर ऑलरेडी सेल कर दिया था, बट उसको कहा था कि तुम 1 महीने तक घर की पूरी पेमेंट कर देना। अभी 1 महीने का समय बचा है गौरी के पास, बट इन द मीन टाइम अनन्या ने सपोज ये घर सेल कर दिया, या घर सेल करने की पूरी प्रोसीडिंग तैयार कर दी परी को। ठीक है, परी खुश है अब कि घर की ओनरशिप मुझे मिलने वाली है। तो बट यहाँ पर गौरी जो है वो कोर्ट में जाके इंजंक्शन ऑर्डर ले सकती है कि आप अनन्या को कहिए कि ये घर किसी और को ट्रांसफर ना करें, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हो चुका है। तो दिस इज इंजंक्शन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। क्या सभी को लैंग्वेज समझ में आ रही है? आई होप किसी को यूं नहीं लग रहा होगा कि मैम ज्यादा इंग्लिश में ही बता रही है या ज्यादा हिंदी में बता रही है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कीप इट अ मिक्स ऑफ बोथ, ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। I hope everyone is understanding what has been taught till here. All right. यहां तक किसी को कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड एंड वी विल रिजॉल्व योर कंसर्न। चलो जी, फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें ब्रॉडली 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेजेस। ऑलराइट, इसमें सबसे पहली स्टेज पर सबसे पहला असेंशियल या सबसे पहला पड़ाव क्या होगा? चलो आप लोग मुझे बताओ, लेट्स सी। कि मान लो मुझे घर खरीदना है किसी से, या मुझे आपसे आपकी गाड़ी खरीदनी है, या मुझे मेरी कार सेल करनी है, ऑनलाइन मुझे कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, तो फर्स्ट स्टेज का सबसे पहली वो क्या होगी कंडीशन? ऑफर, एक्सेप्टेंस। अरे वाह, एक चीज होगी ना पहले, ऑफर। बिल्कुल सही। सो फर्स्ट स्टेज वी स्टार्ट, या जो हमारा सबसे पहला कदम है कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, वो है ऑफर, जिसको हम प्रपोजल भी कहते हैं। ठीक है, प्रपोजल और ऑफर मीन्स द सेम थिंग, वेयर यू एक्सप्रेस समथिंग टू समवन दैट आई वांट टू बाय योर कार और आई वांट टू सेल दिस हाउस। ठीक है, और you tell someone I will do this for you if you agree to do that for me. So you are making the offer, you are initiating the formation of a contract by making an offer. ठीक है, ऑफर में, ऑफर के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एक्सेप्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कम्स इज एक्सेप्टेंस। और ऑफर और एक्सेप्टेंस यानी कि आपने कोई सामने वाली पार्टी को ऑफर किया, सपोज आपने OLX पे ऐड डाल दी कि मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूं, वो क्या है? ऑफर है। ठीक है, और वी कॉल इट इनविटेशन टू ऑफर, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। मतलब वहां पर आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि वो आपको ऑफर दे। और इसको और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, सपोज आपने आपके घर के बाहर लगा दिया फॉर रेंट, कि योर हाउस इज फॉर रेंट, वो क्या है? ऑफर है। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं दे विल कम, और अगर आप उनमें से किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो, देन इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स अ प्रॉमिस। सो ऑफर में जब एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। अब ऑफर की फर्दर डिटेल्स, एक्सेप्टेंस की फर्दर एसेंशियल एलिमेंट्स, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां हम ऑफर के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे कि ऑफर में जनरल ऑफर होता है, स्पेसिफिक ऑफर होता है, काउंटर ऑफर होता है, क्रॉस ऑफर होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। All these kinds of offers will be dealt with in the next class in detail. अच्छा चलो, कंसिडरेशन तो बता दिया, जल्दी से कोई बच्चा बताना चाहेगा हैंड रेस करके कि कंसिडरेशन होता क्या है? What do you understand by consideration? Yes. Okay, one of the students has raised hands. Let's try Soumyadeep. हाँ जी. Hi Soumyadeep, good evening. So what do you think is consideration? What do you understand by Good this? evening, ma'am. हाँ जी, good evening. Confidence means something in return. अरे Like वाह, I guess बिल्कुल। if you want to sell anything, हम्म, yes, ma'am. हाँ जी कंटिन्यू। Means if you want to buy something, then you have to give cash. Then in consideration, you are getting that product, and that seller they are getting cash. This is consideration. Yes, तो टू बी
explain it in brief, सिंपल से शब्दों में इसको एक्सप्लेन करें तो कंसिडरेशन इज व्हाट यू गेट इन रिटर्न. जो आपके पहले 3 शब्द थे, समथिंग इन रिटर्न, वो बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट आंसर है इसका. ऑलराइट, चलो, वेरी वेल डन सौम्यदीप. हाँ जी, अब मुझे बताओ कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं हम. व्हाट ऑल कैन बी अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. एक जैसे अभी सौम्यदीप ने बताया मनी. मनी के अलावा और क्या क्या चीजें कंसिडरेशन में आ सकती है. व्हाट यू गेट इन रिटर्न, बिल्कुल सही. हाँ जी, हैंड रेस कीजिए, फिर अब इस फीचर का फायदा तो हम तभी उठा पाएंगे ना. फिर क्लैट कक्षा में हमने क्यों ये बैच परचेज किया, इसीलिए किया है ताकि हम इंटरेक्ट कर पाए. क्विकली रेज योर हैंड्स एंड टेल मी. कंसिडरेशन के कुछ एग्जांपल्स दो मुझे. प्रोडक्ट हो सकता है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू आंसर दिस. वाइस, श्रेया. हाँ जी, so we have and Shreya with us, and the other person's name is Vyas. I'm so sorry if I'm mispronouncing. Vyas. I'm sorry, I'm mispronouncing it. Anji, so first let's hear it from Vyas because she had raised her hand first. Okay, वो डिस्कनेक्ट. आई होप अब बुरा मान के आपने डिस्कनेक्ट नहीं किया होगा. हाँ जी श्रेया. हाय श्रेया, गुड इवनिंग. यू आर नॉट ऑडिबल. स्टिल नॉट ऑडिबल. बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है श्रेया. प्लीज ट्राई कनेक्टिंग वंस अगेन. Okay, ma'am. Wait. नो, you are audible now. Okay. So, ma'am, exchange of properties can be the consideration. Mm-hmm. And yeah, of course, money, as everyone has said, and exchanging any products can be the consideration. So property, money, and what else? Products, and what else? A promise can also be a consideration. Ma'am, promise can also be a consideration. Yes, absolutely correct. हर एक वर्ड का आंसर लिख रखा है क्या पहले कहीं पे हमजा? कि probably these questions will be asked and I'll be answering them. No ma'am, I'm already selected. हाँ जी, बिल्कुल सही. एंट्रेंस के लिए पढ़ा था. या you were telling me. Okay, सही है, सही. आपने बिल्कुल सही आंसर दिया. Very well done. Hi Niharika. हाँ जी. Ma'am, Which one of the following is correct? First statement is correct, ma'am. All contracts are agreements. Okay, and why do you say so? Ma'am, because in the following statement, all agreements are contracts, we can agree with a person verbally too. We don't have we don't have to make any contracts. But whereas for all contracts, we have to agree in the paper basis. Okay, let's hear it from the other students also. What you said, your answer is correct, but explanation is not to the point. Let's see what will be the right explanation. All right, just wait for a second. Hanji. Shreya, what do you say? What will be the right answer and explanation? All contracts are agreement, but all agreement are not contract, because while making the contract, first the agreement is done. Okay, but when like all agreements are not contract, because like if we will agree to the offer, but if we won't make the contract, then it will not considered as the right way of exchanging anything. So what Okay, आपका भी explanation almost similar lines पे है जो निहारिका ने कहा, but there's a different answer to this. I will tell you. Let's hear it from two. There are 2 more 3 students. हाँ जी, let's hear it from Gautam first. Then I will tell what is the right answer. हाँ जी Gautam. Yes Gautam. I'm so sorry. I'm not able to hear you. I really want to. एक बार फिर से आप कनेक्ट कीजिए या आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अभी के लिए, ठीक है. नेक्स्ट इतना इन द मीन टाइम आप चेक कर लो कि क्यों नहीं आवाज आ पा रही है आपके एंड से, कहीं माइक वगैरह ऑफ तो नहीं है. हाँ जी हमजा बताइए, आप बताइए. मैम, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज राइट स्टेटमेंट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में ही एग्रीमेंट होता है. दिस इज व्हाट आई फील. चलो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके पूछती हूँ. कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट को क्या चीज अलग करती है? फर्क क्या है दोनों में? मैम, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन. दोबारा बताओ. चलो वन बाय वन पूछती हूँ. हमजा, यू कैन लीव नाउ. आई हैव हर्ड योर क्वेश्चन. हाँ जी आयुषी.
मैम एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, बिकॉज मैम अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल नहीं होते लॉ के एग्रीमेंट्स नहीं, लेट मी करेक्ट यू हियर। अग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल भी हो सकते हैं और नॉन एनफोर्सिएबल भी हो सकते हैं। जब एनफोर्सिएबल होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर एनफोर्सिबल नहीं होंगे तो वो अग्रीमेंट रह जाएंगे, दे विल नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, आपने सही आंसर दिया। डिफरेंस इज दैट ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द सेम टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स हियर इट फ्रॉम वैष्णवी नाउ। हाँ जी वैष्णवी। Yes, ma'am. Second statement, because some agreements with like minors are agreement not contract because it is not enforceable by law. बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड एग्जाम्पल, द बेस्ट आंसर सो फार इन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू वैष्णवी। लेट्स हियर इट फ्रॉम सौम्यदीप ऑल्सो। हाँ जी सौम्यदीप बताइए। Ma'am, the only difference is the enforceability. So in contract there is enforceability, in agreement there is no enforceability. Like any type of crime or something, that can be agreement, but that is not contract. So that agreement cannot be enforceable in court. यस राइट, गुड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, मैं इसका सही आंसर बताती हूँ और लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ऑलराइट, एंड गौतम आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनफोर्सिबिलिटी का ही डिफरेंस है। हाँ जी, सो सबसे पहले तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, ट्रू, एंड दिस इज नॉट, दिस इज फॉल्स। So we understand it like this. It's a bigger circle. It consists of a lot of agreements. Agreements, A denotes agreements. अब इसी में एक छोटा सर्कल है, ठीक है, ये अग्रीमेंट है, इसमें बहुत सारे, पहले बड़े वाले में सारे ए अग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, अग्रीमेंट के सारे कंडीशन पूरी हो रही हैं। इसमें भी कुछ अग्रीमेंट्स हैं, अग्रीमेंट वाले फीचर्स यहां पर भी हैं, बट यहां पर अग्रीमेंट के साथ साथ एक और चीज प्रेजेंट है, एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी, तो यहां पर हमारे क्या बन गए, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक तरीके से अग्रीमेंट्स ही हैं, बट उनमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, एडिशनल पॉइंट उनमें ऐड हो जाता है एनफोर्सिएबिलिटी का। सो इसलिए हम कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, क्योंकि अग्रीमेंट का जब तक क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। गौतम्स फादर टेल गौतम कि अगर तुमने एनएलयू बेंगलोर में एडमिशन ले लिया है, एनएलयू बेंगलोर में एडमिशन तुम्हारा हो गया, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की कार गिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो गौतम को क्या देना है, एनएलयू का एडमिशन, और गौतम के फादर इसे कार दे देंगे। अब क्या यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? अब अगर कल को गौतम का एडमिशन यहाँ हो जाता है तो क्या गौतम अपने फादर को कंपेल कर सकते हैं कि अब मुझे मेरी कार चाहिए? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, ठीक है। सो हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें ये देखना जरूरी होता है, इज देयर एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब इसमें जो लैंडमार्क केस है वो है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। सारा ने पांशुल को प्रॉमिस किया कि 1 महीने बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारी बढ़िया से सुंदर सी पेंटिंग बनाऊं, ठीक है, कि तुम मतलब बस देखते ही रह जाओगे, सब जो भी लोग उसको देखेंगे उसे देखते ही रह जाएंगे, पर बदले में मैं तुमसे इतने पैसे लूंगी, ठीक है। तो पंशुल कहता है ठीक है, पैसे की कोई चिंता नहीं है, तुम आ जाना और मेरे लिए पेंटिंग बना देना। बट इन द मीन टाइम सारा मेट विद एन एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली, एंड बिकॉज ऑफ विच शी कुड नॉट डू द असाइन टास्क आफ्टर 1 मंथ। जो 1 महीने बाद उसको पेंटिंग करनी थी वो नहीं कर पाई। अब इस केस में क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ये भी, क्योंकि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना था परफेक्टली वैलिड था, बाद में ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच वर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ बोथ पार्टीज, इट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पर भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इट हैज बिकम नॉट एनफोर्सिएबल। एवरीवन अंडरस्टूड? हेल्थ इमरजेंसी में बिल्कुल एग्जाम्पल है। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? किसी को कोई डाउट है, कुछ कंसर्न है, आप अभी भी हैंड रेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी पर्सनल नहीं लेगा, इन नेम्स के साथ जो भी सिचुएशंस अटैच्ड हैं, ठीक है, ये सभी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है। हेमंत एंड कृति,
जैसे वैष्णवी ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑन द सिमिलर लाइंस सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। बहुत आसानी से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हेमंत बिलीव्ड कि जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि आज जो मेरे फादर की प्रॉपर्टी है कल को वो मेरे नाम ही आएगी, तो मैं ये प्रॉपर्टी जो है कृति को ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है, ट्रांसफर। He believes himself to be the owner of the property. Believes himself to be the owner of the property. हेमंत सोच रहे हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, बट एक्चुअली ही इज नॉट। एक्चुअली ही इज नॉट द ओनर, हिज फादर इज द ओनर, ठीक है जी। एंड देन ही ट्रांसफर्स दिस प्रॉपर्टी टू कृति। सो देन कृति लेटर फाइंड्स आउट कि ये तो इस प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं है, ये मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। तो अब या तो मैं ये रेमेडी इसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले लूं हेमंत के अगेंस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? कृति इज एन अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी कौन होता है? जिसको कुछ नुकसान हुआ है ट्रांजैक्शन में, जिसको कोई लॉस हुआ है या जिससे कोई फैक्ट छुपाया गया है। अब यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर हुई है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? यहां पर हेमंत को खुद को नहीं पता था, उसने एक फॉल्स स्टेटमेंट दी है कृति को, बट उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। उसने सोचा था मे बी द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ, बट whatever the reason may be, यहां पर कृति को तो लॉस हो गया। अब कृति के पास चॉइस है, there are two choices. कृति is a aggrieved party, she has two choices. One is to continue, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके साथ कंटिन्यू करूं कि जिस दिन हेमंत प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा, जिस दिन प्रॉपर्टी हेमंत के पास आ जाएगी, उस दिन ऑटोमेटिकली मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी। अनन्या, अग्रीव्ड का मतलब है द पार्टी हु विच हैज सफर्ड लॉस, विच हैज सफर्ड लॉस, ठीक है, द पार्टी विच इज लाइड टू, जिसको झूठ बोला गया, ठीक है, या जिसको धोखे में रखा गया, दैट पर्सन इज अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। तो कृति के पास शी हैज टू चॉइसेस, ईदर टू कंटिन्यू और टू रिसेंड। रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिसेंड का मतलब होता है टू बैक ऑफ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। Because of fault of one party, the other party suffers some loss and that party is known as an aggrieved party, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। Now this aggrieved party has two choices. Any one of the choices he or she can exercise, कि या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या उसको रिसेंड, या उसको कैंसिल, या उसके बैक ऑफ कर सकते हैं। सो दीज आर द टू चॉइसेस अवेलेबल टू द अग्रीव्ड पार्टी। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है जहां पर एक पार्टी के पास चॉइस है कि वो कंटिन्यू करे कॉन्ट्रैक्ट के साथ या उसको रिसेंड कर दे। दिस इज सिंपली व्हाट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। नेम द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंडक्ट ऑफ अ पर्सन से फॉर्म होते हैं और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। Is it an express contract, implied contract, void contract or voidable contract? Let me see how many of you will answer this correctly. ये तो अभी हमने लास्ट टॉपिक यही करा है, इससे बढ़िया मैं आपको कोई वो क्या कहते हैं हिंट दे नहीं सकती। लास्ट में जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है वो इसका आंसर है। इसका आंसर है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जहां कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है पार्टीज के कंडक्ट से या सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से, ठीक है। इट डज नॉट हैव टू बी इन राइटिंग एब्सोल्युटली। B is the right answer. Sara again has answered the fastest. Then Bidintha, Ayushi, Murlidhar, Panchul, Gautam, Shriya and Hamza, Kriti and Ananya have answered the fastest. Very well done. चलो जी, now let's begin to the next question. कब एक contract void बन जाता है? किन circumstances में? Upon cancellation of a voidable contract, upon contract becomes subsequently void. बताइए। अपॉन कैंसिलेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो भी वो वॉइड बन जाएगा। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम सब्सिक्वेंटली वॉइड। सब्सिक्वेंटली वॉइड मतलब अगर यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की वजह से
या इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है तो भी वो वॉइड बन जाएगा। तो बोथ बी एंड सी, ए एंड बी आर द राइट आंसर। क्योंकि अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कैंसिल कर दिया तो ऑटोमेटिकली वॉइड बन गया। अगर फ्रस्ट्रेशन हो गया, इम्पॉसिबिलिटी अराइज होगी तो भी वॉइड बन गया। तो सी इज द राइट आंसर। Let's see how many you answered correctly. Ira, Vanshika, Soumyadeep have answered the fastest. Very well done. So that's all about today's class. I hope you all thoroughly enjoyed today's class. किसी भी बच्चे को कोई कंसर्न है, कोई भी दिक्कत है, आपको, मैं तो हुई क्लास में हेल्प करने के लिए। इसके अलावा क्लैट कक्षा बैच में आपको मेंटोर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए। सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट द मेंटोर्स, दे विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। ठीक है, सो आई होप यू ऑल thoroughly enjoyed today's class. I also enjoyed a lot in today's class. Thank you everyone. I hope you have a great day ahead. Bye bye. Take care.